हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वर्ल्ड विथ IIT थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम टॉप 50 क्वेश्चन केमिकल बॉन्डिंग के लेके आए हुए हैं। अगर आप चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते तो आप बस ये टॉप 50 क्वेश्चन आप कर लो, यकीन मानो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मैं इन क्वेश्चन के थ्रू पूरा कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा, ट्रिक भी आपको सिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने बहुत ही सेलेक्ट करके क्वेश्चन लिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर लो अगर चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना चाहते हो। और यकीन मानो आपका चाहे नीट का एग्ज़ाम हो चाहे जेई का, क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन से सॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था, एग्जाम्पल ऑफ सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल इज। सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं? तो अगर देखो भाई, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल क्या होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो सुपर ऑक्टेट है तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा, सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल है तो जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा है ना मॉलिक्यूल में, वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा भाई, 8 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ClF3 की बात करेंगे, पहला वाला स्ट्रक्चर, तो ClF3 का आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आएगा। HCl पे हमेशा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, तो ये दो लोन पेयर होते हैं, इसको ऐसे दिखाते हैं। बेसिकली टी शेप आता है। हाइब्रिडाइजेशन आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन देखोगे टोटल, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं आपको? ये लोन पेयर दिख रहा है 2 2 4, और यहाँ पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 4 इलेक्ट्रॉन इधर से आगे लोन पेयर, 4 2 6 2 8 2 10। टोटल आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई? 10 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। तो 8 से ज़्यादा हो गया, 8 से ज़्यादा हो गया। चलो दूसरे वाले में देखते हैं, PCl5 में। PCl5 में अगर आप बनाओगे तो इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल होता है। परेशान नहीं होना, ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल कैसे होता है ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। इसमें भी अगर आप देखोगे टोटल 5 बॉन्ड है और आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये भी आ जाएगा। IF7 का स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो IF7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडियल होता है। तो आयोडीन से मतलब 7 फ्लोरीन जुड़ेंगे, तो आप 7 फ्लोरीन को जोड़ लो। ठीक है, बेसिकली आपको इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना था, बॉन्ड पे। ठीक है, तो कुछ ऐसे हम बना देते हैं। पेंटागोनल बाइपिरामिडियल स्ट्रक्चर होता है, पर एग्जैक्ट थोड़ा अगर मिस्टेक हो जाए तो आप देख लेना। कितने हो गए? 3 3 6 7, तो टोटल 7 बॉन्ड है, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, जो कि 8 से ज़्यादा हो गए। तो ये ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते हैं भाई। ठीक है, इसको हाइपर वैलेंट भी बोलते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा है तो उसको हाइपर वैलेंट बोलते हैं। ये भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ। मैंने बोला था सॉल्यूशन ऐसा होगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा आते हैं, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन, तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपर वैलेंट बोलते हैं। हाइपर वैलेंट बोलते हैं। 8 से कम आता है अगर, तो उसको बोलते हैं हाइपोवैलेंट बोलते हैं। हाइपोवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, या डेफिशिएंट स्पीशीज बोलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन था, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे? इसकी साइज हम थोड़ा सा कम कर लें। तो बोला है, अमंग द फॉलोइंग द एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल इज द इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सही बात है भाई, इनकम्प्लीट है ना, पहला इनकम्प्लीट है ऑक्सीज, तो भी भाई ऑक्टेट रूल का क्या है ना, एक्सेप्शन है। और एन ऑड ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, हाँ, जैसे यहाँ पे आप बना लेते हो, आपको याद है ये डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O, तो कभी कभी यहाँ पे रेडिकल नहीं दिखता आपको, तो वो ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाता है, वो भी आपके पास है। और एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल, जैसे कि आपके पास एक्सपेंडेड ऑक्टेट रूल PCl5, आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 10 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई। तो ये सारे ऑल ऑफ दीज ही हैं आपके पास एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, ये बोला है कि द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन N2O5। तो देखो, अगर इसको आप पहचानना चाहते हो तो आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आना चाहिए। तो N2O5 का स्ट्रक्चर NCERT में गिवन है और नहीं गिवन है, तो आज की बात से याद रख लेना। N2O5 कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, N
और यहाँ पे आपके पास 2 डबल बॉन्ड होता है, 2 डबल बॉन्ड होता है ना। आपको इस तरीके से बनाना है, वैलेंसी सेटिस्फाइड हो। नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है। अभी भी ऑक्सीजन 2 बच गए। अब देखो नाइट्रोजन या तो कभी मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन या तो कभी 3 बॉन्ड बनाता है इन जनरल, और कभी कभी 4 बॉन्ड भी बना लेता है। तो यहाँ पे पॉसिबल आपने कितने बॉन्ड बनाए, देखो ये 3 बॉन्ड बना लिया है, और आप इलेक्ट्रॉन भी काउंट करो तो एक स्टेबल है। देखो कितने, कोई भी स्पीसीज 8 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं स्टेबल होने के लिए, तो एक बॉन्ड बनाया 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4, और 2 बॉन्ड बनाए 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं, तो 4 4 8 हो गए। ऑक्सीजन का भी अगर आप देखोगे तो इसके पास भी 2 लोन पेयर हैं, 2 बॉन्ड बना लिया तो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल, ये भी 8 है। अब 2 ऑक्सीजन कहाँ जाएंगे, तो जो ऑक्सीजन 2 बच रहे हैं भाई ध्यान से देखना, अब उनको क्या होगा, उनका भी स्टेबिलिटी कंप्लीट कराना होगा, तो ये पूरा का पूरा ये जो लोन पेयर है ये डोनेट कर देगा ऑक्सीजन को, समझ पा रहे हैं, और ये भी आपको पूरा का पूरा डोनेट कर देगा। तो कभी एक अमीर हो एक गरीब हो बिल्कुल, और इलेक्ट्रॉन पेयर को कम्प्लीटली जब डोनेट कर देता है कोई स्पीसीज़ किसी को, तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। बाकी यहाँ पे 3 लोन पेयर आप दिखा दो, सो दैट ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए ना, ऑक्टेट ही के लिए तो हो रहा है सारी चीज़ें, तो ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लो, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन दे दिए तो अभी कंप्लीट हो गया। तो आपके पास यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड तो बने थे, ये जो बॉन्ड है ये भाई शेयरिंग से बने हैं, तो शेयरिंग म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनते हैं उसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और जो केवल एक तरफा डोनेट करता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं, समझ आए। तो यहाँ पे कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों बॉन्ड आपके पास बन रहे हैं, है ना। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसे ऐसे देख लो, मान लो हमारे पास क्या है, NH3 है, ठीक है, और NH3, और यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव है। H पॉजिटिव मतलब खाली भिखारी, तो ये इसको दे देगा। ये कौन सा बॉन्ड है, कम्प्लीटली दे दिया, तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, NH4 पॉजिटिव कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कौन सा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर कम्प्लीटली डोनेट करता है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ठीक है, और 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ इलेक्ट्रोवैलेंट एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, मेटल टू नॉन मेटल। चलो तो ये वाले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा था, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट बॉन्ड किस में है। तो चलो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर हम MgCl2 को चेक करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम अगर आप देखोगे तो Mg पे क्या है भाई, 2 पॉजिटिव है, और Cl पे 2 नेगेटिव। तो ये तो भाई आयनिक बॉन्ड बनाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। Mg एक मेटल है, क्लोरीन एक नॉन मेटल है। ये आपके पास एक मेटल है और ये नॉन मेटल है, तो मेटल नॉन मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड बनता है इन जनरल। H2O यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, शेयरिंग हुआ है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है भाई, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है कोवेलेंट। अब C देखेंगे, NH4Cl है, तो हम अगर देखेंगे NH4 पे क्या है, इस पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फ़िलहाल के लिए NH4 को आप अगर ड्रॉ करोगे तो वहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनेगा, NH पहले हम बना लेते हैं अलग से, फिर ये तो आयनिक तो हो गया क्योंकि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, कंप्लीट ट्रांसफ़र अगर आपको दिखता है तो वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब देखो आयनिक बॉन्ड बनता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे एक तो आपके पास कौन सा बॉन्ड बनता है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है क्योंकि नाइट्रोजन ये डोनेट करके बनता है। बाकी ये वाली जो शेयरिंग से बने हैं कौन से हैं, कोवेलेंट है। तो इसमें वाले में भाई आयनिक और कोवेलेंट दोनों होते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँ तो कुछ ऐसा सिनेरियो होता है, जैसे HCl है और आपके पास क्या है, NH3 है, तो इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, इस पर पॉजिटिव हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और इस पर लोन पेयर हो जाता है ना। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन उठ के ये अटैक कर लेता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बना लेगा, NH4 पॉजिटिव और ये Cl- अकेला हो जाता है। तो यहाँ पे आयनिक और कोवेलेंट दोनों है। बाकी ये केमिकल बॉन्डिंग में हमने पूरा डिटेल में पढ़ा रखा है, 250 पेज का, आप उसे भी देख सकते हो। चलिए आगे देखते हैं अब इसमें क्या हो। देखो वैसे तो इसको करने के लिए आपके पास फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला आना चाहिए। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, जिसकी बात कर रहा है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और क्या हो जाएगा, माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। ये आपके पास फॉर्मूला आना चाहिए फॉर्मल चार्ज का, ठीक है। फिलहाल के लिए जैसे मान लो बोरॉन का हमें निकालना है, ठीक है, हमें बोरॉन के केस में लिए निकालना है। तो बोरॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 0 है। बॉन्ड पेयर कितने बने हैं बोरॉन के, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, 4, तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8। तो 8 डिवाइड बाई 2 ये कितना हो जाएगा, 3 - 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ गया बोरान पे। और इन जनरल मैं आपको नाइट्रोजन के केस में बताऊँ, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे आप निकालोगे, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है, यहाँ पे 4 बनाया है, तो ये किसको पॉजिटिव आप लिख सकते हो। तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, बोरॉन क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, चाहे आप फॉर्मूले से निकालो। तो मैं कहूँगा आप इसको याद रखना हमेशा, ठीक है। ये फॉर्मूला वगैरह आपको आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। अब कोवेलेंट कैरेक्टर आपको निकालना है। तो देखिए जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, सारी चीज़ें क्लियर करते चलिए। कोवेलेंट कैरेक्टर निकालते कैसे हैं, फजान्स रूल से। और फजान्स रूल क्या कहता है, स्मॉल कटायन लार्ज अनायन। अगर जितना स्मॉल कटायन है और जितना बड़ा अनायन है, कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कहीं पे कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पोलराइजिंग पावर भी ज़्यादा होता है। मैंने क्या बोला, पोलराइजिंग पावर। और वहाँ पे क्या होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जस्ट रिवर्स हो जाता है, सॉल्युबिलिटी भी रिवर्स हो जाता है। तो आप इतनी सारी चीज़ें बता सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर से, मैंने आपको बता दिया, याद रखना। अब जैसे यहाँ पे LiCl है, लिख लो, BeCl2 है, BCl3 है, और क्या है, CCl4 है। क्या बोला है, द कोवेलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर। तो देखो यहाँ पे क्लोराइड आयन तो कॉमन है सब में, क्लोराइड आयन तो कॉमन है। अब बात आता है कटायन को, लिख लो, अनायन तो कॉमन हो गया, अनायन कॉमन है, अनायन सब में कॉमन दिख रहा है। कटायन आपको देखना है, लिख लो इसमें Li प्लस, और ये क्या हो जाएगा, Be2+, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, B बोरॉन। तो ये आपके पास 3 पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे C4 पॉजिटिव हो जाएगा। आप अगर ध्यान से देखोगे, जितना स्मॉल कटायन उतना ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर। तो ये तो भाई स्मॉलेस्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज कहीं पे आता है तो उसका साइज़ तो बहुत कम हो जाता है। तो साफ सब दिख रहा है। हम अगर CCl4 में देखेंगे तो भाई सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर अगर ऑर्डर आप निकाल लोगे तो LiCl में सबसे कम एक ही पॉजिटिव है, फिर BeCl2 में, फिर BCl3 में, और फिर CCl4 में। ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए लैटिस एनर्जी की बात आपको हम समझा देते हैं। देखिए लैटिस एनर्जी 3 केस होते हैं। अगर ये 3 केस आ गए तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर लैटिस एनर्जी देखना है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, अगर ग्रुप के एलिमेंट है। किसके एलिमेंट है, ग्रुप एलिमेंट है तो। और लैटिस एनर्जी केस 2 है। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होता है अगर एक ही पीरियड के एलिमेंट है, सेम पीरियड एलिमेंट है। और अगर मान लो दोनों गिवन है तो हमेशा चार्ज डोमिनेट होता है। चार्ज डोमिनेट होता है किस पे भाई, साइज पे। मतलब ये बोल सकते हो कि हाँ, चार्ज डोमिनेट करेगा साइज पे अगर ग्रुप पीरियड दोनों भी साथ आ जाए। तो बस यहाँ पे आप देख लो, जैसे आपको क्या गिवन है, LiCl गिवन है, और लिथियम, सोडियम, और क्या गिवन है, पोटेशियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, और LiF गिवन है, और CaCl2 गिवन है। तो अगर हम साइज की बात करेंगे तो स्मॉल क्या होना चाहिए, स्मॉल साइज होना चाहिए, तो आपके पास लैटिस एनर्जी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा ग्रुप की, मतलब ग्रुप के एलिमेंट के लिए। तो साइज देख लेते हैं।
लिथियम लिथियम। बढ़िया क्वेश्चन है। अब हमको दोनों में देखना है। चलो पहले किस में कंपेयर कर लें। LiCl है और KCl है और कैल्शियम है, तो कैल्शियम आगे आएगा। ठीक है, यहाँ पे अपने पास लिथियम LiCl और LiF में देखते हैं। पहले LiCl और LiF में देखते हैं, तो ये तो कॉमन हो गया। अब ये क्लोरीन फ्लोरीन, ये ग्रुप के एलिमेंट है, फ्लोरीन क्लोरीन, तो साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, तो LiF का ज़्यादा हो जाएगा अगर इनमें देखेंगे। ठीक है, चलो LiF का ज़्यादा मतलब LiCl को हटा दो। अब KCl को देखो, LiF और KCl को हम चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से देखेंगे दोनों मिक्स हैं, मतलब लिथियम पोटेशियम एक ही ग्रुप के हैं और फ्लोरीन क्लोरीन भी आपके पास एक ही ग्रुप के हैं। यहाँ पे तो हम फालतू का परेशान हो रहे हैं। अगर आप चार्ज देखोगी और कि ये वाला जो केस मैंने बताया, तो कैल्शियम पे कितना चार्ज रहेगा, 2+ आ जाएगा। बाकी सब पे अगर आप देख रहे हो Li पॉजिटिव K पॉजिटिव सब पे, और कुछ भी निकाल लो Li के पॉजिटिव K पॉजिटिव, तो भाई चार्ज डोमिनेटिंग होता है। बस साफ साफ आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, हाई लैटिस एनर्जी ये सही हो जाएगा भाई। ठीक है, तो कुछ नहीं सोचना था, ये आपको भ्रमित करने के लिए गिवन था, ये हम फालतू में कर रहे थे। इधर आपको चार्ज देखना था। और एक चीज़ याद रख लेना, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आए तो वहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर, ये वाला मैंने बताया स्यूडो एक्सेप्शन वाला रूल है। स्यूडो नोबल गैस अगर कॉन्फ़िगरेशन आता है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो वहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है, मतलब उसमें 3D10 वाला अगर कोई आता है, ठीक है, प्लस इनर्ट गैस कोई है, इनर्ट गैस, तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये एक्सेप्शन में आता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है। चलो ये आपको समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। जब भी आपको कभी सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड चीज़ है, सॉल्युबिलिटी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हाइड्रेशन एनर्जी के। ठीक है, अब यहाँ पे याद रख लेना, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सल्फेट होते हैं, उनका जो सॉल्युबिलिटी होता है, सल्फेट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। सॉल्युबिलिटी वहाँ पे कोवेलेंट रूल नहीं लगाना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करता है। तो अल्कलाइन मेटल अर्थ मेटल कौन होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम। तो इनका अगर सल्फेट हम देखेंगे तो डिक्रीज करेगा, ऑर्डर ये हो जाएगा। देख लो कहाँ पे, बेरिलियम मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर 1 दिख रहा है ना, तो ये हो जाएगा। और कोई कंफ्यूज होगा कि सर इसमें अल्कली मेटल भी आ गया है ये वाला, तो ये क्या होगा, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको इरेज करो, ये तो सही है अपने पास, इसमें कोई गलती नहीं है। जो अल्कली मेटल के सल्फेट होते हैं ना, अल्कली मेटल के जो सल्फेट होते हैं वो ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सल्फेट से। अल्कलाइन अर्थ मेटल, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। तो ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का पार्ट है, आपको याद रखना था, है ना। तो अपने पास Na2SO4 हो जाएगा। बाकी ये वाला तो ठीक है, बेरिलियम मैग्नीशियम वही रूल लगेगा, ये सही था, वो हमने गलती कराया था। ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो इसको आप याद रख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है विच आयन हैज़ हाईएस्ट पोलराइजिंग पावर। तो जो कोवेलेंट कैरेक्टर होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलराइजिंग पावर। और कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है भाई, स्मॉल कैटायन और लार्ज अनायन होना चाहिए ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए। तो स्मॉल कैटायन किस में आपको दिख रहा है, सबसे स्मॉल आपको दिख रहा है एल्युमिनियम में भाई, तो यही हो जाएगा, जितना पॉजिटिव चार्ज उतना स्मॉल कैटायन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो फ्लोरीन आपके पास जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव बोल सकते हो, तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और आप इसको ये भी बोल सकते हो ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, नॉन मेटल भी है, रिएक्टिव होता है ना, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये आप बोल सकते हो कि ज़्यादा एनर्जेटिक है, तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो। बाकी ज़्यादा इसमें कुछ आपको दिमाग नहीं लगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉन्ड एंगल का। इस क्वेश्चन में आपसे बॉन्ड एंगल पूछा था, तो आपको एक रूल होता है बॉन्ड एंगल की, मैं आपको निकालने का तरीका बता देता हूँ, आप वही रूल फॉलो करना, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। बॉन्ड एंगल कैसे निकालते हैं, ठीक है। रूल नंबर 1 है कि सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेना। अगर हाइब्रिडाइजेशन ये है तो ऑर्डर आप देख सकते हो, एसपी लीनियर वाले का ज़्यादा, ट्राइगोनल प्लेनर का ज़्यादा, फिर ड्रैगो का हो जाता है, ठीक है। ड्रैगो वाले का ड्रैगो तो सबसे कम ही होता है, ऑलमोस्ट 90 डिग्री होता है इनका, ठीक है। अब ड्रैगो कौन होते हैं, ग्रुप 15 और ग्रुप 16 को ले लो, एक्सेप्ट NH3 और H2O को छोड़ के, ठीक है। और इनका बॉन्ड एंगल लगभग 90 डिग्री होता है, तो आप इसको याद रख लो। ये पहला रूल है, सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। दूसरा रूल है, अगर मान लो हाइब्रिडाइजेशन सब में सेम आ जाए तो जो बॉन्ड एंगल होता है वो लोन पेयर के इन्वर्स होता है। लोन पेयर के क्या होता है भाई, इन्वर्स होता है बॉन्ड एंगल। लोन पेयर ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। तीसरा रूल ये कहता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देख लो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम देख लो, वो डायरेक्टली होता है किसके भाई, बॉन्ड एंगल के। यहाँ पे लिख देता हूँ बॉन्ड एंगल। और चौथा होता है, अगर मान लो सेंट्रल एटम भी सेम आ जाए तो जो हमारे पास बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्स होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम। स्टिल किसी को प्रॉब्लम फेस करना पड़े तो मैंने डेडिकेटेड वीडियो ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है हमारा, वो जो प्लेलिस्ट है भले 15 मिनट की वीडियो होंगी पर वो आपका 3 घंटा बचा देंगी। आपको 15 मिनट में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, एक्सेप्शन को इंक्लूड करके मैंने प्लेलिस्ट बनाया है। 30 वीडियो होंगे, यकीन मानो। वो जो वीडियो हैं, जैसे आप आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल 3-3 लेक्चर पढ़ोगे, आप एक लेक्चर केवल 30 मिनट का देख लो, सारे क्वेश्चन सब कुछ कर पाओगे, ठीक है। तो ज़रूर देखना। तो वहाँ पर बॉन्ड एंगल का वीडियो है, 15 से 20 मिनट का होगा, पूरा क्वेश्चन आपका हो जाएगा। और एक एक्सेप्शनल क्या होता है, ऐसे भी होता है, मान लो अगर कभी हमारे पास बल्कि ग्रुप हो जाए ना, जैसे OR है हो गया और हमारे पास H2O है, तो यहाँ पे कौन सा रूल लगाओगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें ये बल्कि ग्रुप है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिपल्सन इंक्रीज हो जाता है। रिपल्सन इंक्रीज हो गया तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण बॉन्ड एंगल भी इंक्रीज हो जाता है, बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है। चलो ये क्वेश्चन जो था इसको सॉल्व कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले अपन। अपने पास है ये क्वेश्चन BeCl2, तो BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे। हाइब्रिडाइजेशन का भी डेडिकेटेड वीडियो है, 15 मिनट का, देख लेना। ये Sp है, अभी फ़िलहाल मैं बताऊंगा अभी। ये क्या है, NO2, तो NO2 में Sp2 आता है और ये SO2 है ना। अब इसमें कैसे निकालोगे, देखो आप यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन निकालते समय धोखा खा सकते हो। तो इसका जो बॉन्ड एंगल होता है मैं आपको बताऊंगा, 132 डिग्री के आसपास होता है, याद रख लेना। ये SO2 का भी Sp2 होता है, लेकिन इसका बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, 119 इसके आसपास हो जाता है। तो मैं ये कहूँगा ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा इसको याद रख लेना। बेंट टाइप दिखता है NO2, ठीक है, तो आप इसको याद रख लेना। NO2 कुछ ऐसे दिखता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना, ये होता है, और ASO2 में आपके पास लोन पेयर भी दिखता है, ठीक है। तो इसको इस तरीके से निकालते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको वो निकालना था। तो सबसे पहले तो आपको इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसे निकालोगे, देखो हम स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन से गेस करते हैं। Xe है, O2 है, F2 है, तो हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलता है भाई, स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर देखो अगर मैं आपको बता दूं 1/2 है। स्टेरिक नंबर 1/2 नहीं, ये फार्मूला लिख रहा हूँ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस, अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको प्लस कर देना, पॉजिटिव चार्ज है तो उसको माइनस कर देना, और प्लस मोनोवैलेंट एटम है जैसे हाइड्रोजन या हेलोजन तो उसको ऐड कर देना, ठीक है। तो अगर ये मान लो आपके पास कितना आता है, 2 आता है तो Sp हो जाता है, 3 आता है तो क्या हो जाता है, Sp2 हो जाता है, 4 आता है तो Sp3 हो जाता है, 5 आता है तो Sp3D हो जाता है ना। ये लीनियर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, ये टेट्राहेड्रल होता है, TBP होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल होता है। 6 आता है तो Sp3D हो जाता है, 6 आएगा तो Sp3D2 हो जाता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो एक डेडिकेटेड है, मैं ज़रूर आपको कहूँगा वो देखना। तो यहाँ पे अगर आप निकालोगे स्टेटिक नंबर Xe O2 F2 के केस में
तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा भाई, निकाल लेते हैं। सेंट्रल एटम क्या है, जेनॉन है, तो जेनॉन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं है। हाँ, मोनोवैलेंट एटम है फ्लोरीन, उसको 2 ऐड कर लो तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/2 जो कि आ जाएगा 5 मतलब क्या हो गया, sp3d TBP। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करोगे, हमेशा याद रख लेना, एक्सियल पोजीशन पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, एलिमेंट होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है, फ्लोरीन को ऐसे बना लिया। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को आप ऐसे बना लोगे, ठीक है, ऐसे। तो कुछ इस तरीके से दिखता है। और आपके पास लोन पेयर भी एक रहेगा, तो उसको हम ऐसे लगा लेंगे। अब आपको लोन पेयर का भी ट्रिक मैं सिखा देता हूँ कैसे निकालते हैं। लोन पेयर निकालने का ट्रिक क्या होता है, देखो, जब भी लोन पेयर निकालना हो आप क्या करो, आपके पास जो भी स्टेरिक नंबर आता है उसको माइनस कर देना साइड एटम में आपके पास क्या आ जाएगा, लोन पेयर आ जाएगा। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आएगा। स्टेरिक नंबर आपके पास 5 था, साइड एटम कितने टोटल, ऑक्सीजन 2 फ्लोरीन 2 4, तो आपके पास एक लोन पेयर आ गया जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये होता है, ये आपके पास क्या होता है, एक्सियल पोजीशन होता है, एक्सियल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है। और ये क्या होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, इक्वेटोरियल पोजीशन होता है, ठीक है। तो बस अब सारे बॉन्ड, और एक्सियल बॉन्ड हमेशा बड़ा होता है इक्वेटोरियल से, तो सारे बॉन्ड तो भाई यहाँ पे इक्वल हो नहीं सकते। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट आपसे बोला है, ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो पहला वाला तो XU बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन एक्सियल पोजीशन, XO बॉन्ड्स, नहीं इक्वेटोरियल, ये भी इनकरेक्ट है ना, आई लिख देता हूँ, इनकरेक्ट है। सारे बॉन्ड इक्वल नहीं है भाई, कैसे इक्वल हो जाएंगे, ये भी इनकरेक्ट है। और आल एक्सी, ये और अपने पास क्या, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑक्टाहेड्रल, शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑक्टाहेड्रल है। देखो ये तो सही है ना, ये वाला सही है अपने पास, ये तो सही है। ये भाई ये 2 ही आपके पास ये बॉन्ड है, ये भी एक्सियल है भी, तो ये तो इक्वल होंगे ना। हाँ, ये इनकरेक्ट है भाई, 90 डिग्री नहीं 180 डिग्री है, और ये भी गलत है क्योंकि डिस्टॉर्टेड सीसॉ शेप होता है इसका, ठीक है। तो ये आपके पास केवल जो सही है वो सेकेंड वाला सही है, बाकी सब तो गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या पूछा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, चलो निकाले। तो ड्रैगो वाले हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली के लिख लो, NH3 PH3, नाइट्रोजन फास्फोरस ASH3, और क्या हो जाएगा SPH3, फिर हो जाएगा BiH3। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सेंट्रल एटम की भाई, वो आपको पता है, थर्ड रूल बॉन्ड एंगल। वैसे तो ये ड्रैगो हैं, सबका कम होगा, लेकिन फिर भी आप अगर रूल लगाना चाहो, ये तो ड्रैगो हैं सभी, आपको पता है ये तो ड्रैगो हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल लगाना चाहो तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। तो बॉन्ड एंगल अगर आप देखोगे तो अपने पास सबसे ज़्यादा PH3 का हो जाएगा, है ना, फिर ASH3 का, फिर SBH3 का, फिर BiH3 का। तो मैं कहूँगा ये ऑर्डर आपको P ब्लॉक में भी गिवन होता है, याद रख लें। अब इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। तो देखो डाइपोल मोमेंट का भी एक डेडिकेटेड वीडियो है, ट्रिक का, आप जरूर मैं रिकमेंड करूँगा देख लो, सारे वैरायटी के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखो डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, जैसे CO2 है तो हमारा तो अलग तरीका है। कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका 4 है, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड है वो भी 4 है। तो ये हम मान लेते हैं कैसा है भाई, म्यू इक्वल टू आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। और एक तरीका और है, अगर सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन साइड एटम की इक्वल हो जाए तो भी नॉन पोलर होता है ना, लेकिन रिजल्ट ये सारी हर जगह सही नहीं है, इन जनरल, ये जनरल बात हो रही है, ठीक है, हर जगह नहीं लगाना है, ठीक। तो म्यू 0 हो गया। अब CH4 में भी लगा लो, कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है, साइड एटम 4 है, तो यहाँ पर भी म्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। NH3 में अगर आप देखोगे तो NH3 में इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, साइड एटम कितना है, 3 है, और बॉन्ड भी इक्वल नहीं है। तो ये आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये कैसा हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, डाइपोल बढ़ जाएगा। और अगर स्ट्रक्चर भी बना के देखोगे तो यहाँ पे अपने पास NH3 है, अगर हम इसका डाइपोल बनाना चाहेंगे तो आपको पता है नाइट्रोजन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, तो एरो हम ऐसे दिखाएंगे, और जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर जाएगा। तो म्यू नेट आपके पास नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं नेक्स्ट नहीं, अभी पूरा देख, NF3 भी देख लेते हैं। तो NF3 का अगर हम बनाएंगे तो ये भी नॉन पोलर ही आएगा, है ना।
तो इसका लेकिन बस फ़र्क कितना है, यहाँ पे रिजल्टेंट जा रहा है नीचे साइड, देख पा रहे हो, और एक ऊपर जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सबसे मैक्सिमम डाइपोल देखा जा रहा है वो NH3 में देखा जा रहा है ना। बाकी सब में तो ज़ीरो ही हुआ। अगर NH3 NF3 की बात देखोगे तो इसमें आपके पास मैक्सिमम, क्योंकि पूरा का पूरा रिजल्टेंट ऊपर चला जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब इस सवाल को देख लेते हैं। देखो पूछा है HX, बोला है HX बॉन्ड लेंथ आपको गिवन है, ठीक है भाई, एंड HX बॉन्ड हैज़ डाइपोल मोमेंट, मतलब डाइपोल मोमेंट आपको गिवन है कैलकुलेटेड, मतलब म्यू अगर कैलकुलेटेड आप देखोगे तो आप लिख लो 5.12 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर आपको लिखा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाहे तो आप इसको मीटर में चेंज कर लो, यूनिट कन्वर्ट कर लो। हमें पता है म्यू बराबर क्या निकालते हैं, हम इसको चार्ज के टर्म्स में निकालेंगे। डाइपोल गिवन म्यू इक्वल टू होता है क्या, चार्ज इंटू डिस्टेंस होता है। तो आपको एक सेंटीमीटर गिवन है, डाइपोल मोमेंट गिवन है, मतलब हम इसको चार्ज के टर्म्स में निकालेंगे तो चार्ज आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻90 कूलाम होता है, और डिस्टेंस भी आपको गिवन है। तो डिस्टेंस अपने पास कितना है भाई, डिस्टेंस अपने पास है 2 एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम को हम किस में, मीटर में ले लेते हैं, तो 2 इंटू 10⁻10 मीटर हो जाएगा, है ना। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻10 मीटर होता है। ये तो आपको दे रखा था माइनस ये 30 वाला, ठीक है। तो आपने ये एक तो आपके ने एक्सपेरिमेंटल निकाल लिया, ये आपको कैलकुलेटेड है, और ये आप एक्सपेरिमेंटल बोल लो है ना, ये आपके पास एक्सपेरिमेंटल आ गया। तो जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर होता है वो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जब निकालते हैं तो हो जाता है क्या भाई, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइड बाई म्यू कैलकुलेटेड मल्टीप्लाइड बाई 100। तो बस सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 5.12। कभी कभी यूनिट का खेला होता है, मैंने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है, ESU है ना, यूनिट आता है तो उसको कन्वर्ट करना होता है, बाकी तो सही है। तो इसको सॉल्व कर लोगे 16% आ जाएगा। तो ये रहा सवाल, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये बोला है सेलेक्ट द स्ट्रक्चर विच है परमानेंट डाइपोल। तो देखो अगर OH का हम यहाँ पे देखेंगे डाइपोल, आप रिजल्टेंट से देखो, इन सब में आपको रिजल्टेंट से देखना पड़ता है। तो OH एक क्या है भाई, ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन है, तो ये ऐसे दिखाएगा। और यहाँ पे हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ऐसे होता है, ये नॉन लीनियर होता है, ये आपको पहचानना पड़ेगा, है ना, कहीं पे गलती नहीं कर देना, जेई का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे म्यू क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखो OH आपको दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हो तो उसमें चेक कर लेते हैं, उसमें भी आपके पास वही हो जाएगा, ये OH ऐसे हो जाएगा, OH ऐसे जब एकदम स्ट्रेट होता, लीनियर होता, तो वहाँ पे रिजल्टेंट कैंसल आउट होता है, इसका ऐसे हो जाएगा और इसका ऐसे हो जाएगा, तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो ये भी आपके पास म्यू नॉट इक्वल टू 0। और थर्ड वाला भी आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर ही खींच रहा है, म्यू नॉट इक्वल टू 0। तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा परमानेंट डाइपोल जिसमें है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी आपसे पूछा है, पोलैरिटी मतलब आपको डाइपोल पूछा है। जो डाइपोल होता है, डाइपोल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोलैरिटी के, सिंपल। तो डाइपोल आपको देख लो, तो अभी आपने निकाला था, अगर देखो NH3 का आप निकालोगे NH3, तो यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, पूरा का पूरा रिजल्टेंट जो जा रहा है ऊपर जा रहा है, हमेशा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एरो चलता है। NF3 आप बनाओगे तो अगर इसका आप देखोगे यहाँ पे देखो लोन पेयर का ज़्यादा होता है ना, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, तो एक कैंसिल हो जा रहा है। और BF3 आप भाई देखो वो तो पोलर ही हो जा रहा है, वो नॉन पोलर हो जा रहा है, बोरॉन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, साइड एटम 3, तो ये तो नॉन पोलर ही है। तो आप यहाँ पे अगर देखोगे तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर NH3, NF3 और PF3, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। रेजोनेंस इज़ नॉट शोन बाई, तो सबसे पहले आप रेजोनेंस समझ लो क्या होता है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस। बाकी ये ऑर्गेनिक में मैंने पूरा 0 से पढ़ाया हुआ है सारी कहानी, अभी समझ लो कंडीशन क्या होता है। अगर A है, B है और C पे अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज दिखे, या तो नेगेटिव चार्ज दिखे, या लोन पेयर दिखे, या तो डबल बॉन्ड दिखे, या ट्रिपल बॉन्ड कभी दिखे, तो वहाँ पे रेजोनेंस होता है। या मान लो आपके पास A है, इस पर लोन पेयर है और इस पर क्या आ जाए, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, वैकेंट ऑर्बिटल आ जाए, वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। या आपके पास मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे क्या है, वैकेंट D ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी आपके पास रेजोनेंस होता है।
तो ये मैंने पूरा ऑर्गेनिक वाला लिख दिया। अब बेंजीन अगर देखोगे C6 ऑप्शन नंबर ये देखोगे, इसमें तो भर भर के रेजोनेंस है, देख रहे हो, पूरा डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ये कंडीशन मैच कराओ ना, डबल बॉन्ड आ गया। तो इसमें तो है भाई। NO2 में देखोगे NO2, तो NO2 को ऐसे भी बनाते हैं और कभी कभी आप इसको ऐसे बना देते हो N, और यहाँ पे क्या हो जाएगा O, और यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो जा रहा है, ये वाला देखो स्ट्रक्चर, ठीक है। और आप देखोगे CO3 2 माइनस में, CO3 2 माइनस, तो CO3 O3 है ऐसे, 2 माइनस है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है। आप देखो ना, ये डबल बॉन्ड यहाँ हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, एक ही बचता है H2O। H2O अगर बनाओगे तो यहाँ पे कहाँ कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, तो नो रेजोनेंस हो रहा है। तो आपके पास ये होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो अगर ऐसे स्ट्रक्चर आते हैं, डाइपोल का एक और तरीका सीख लो। जो डाइपोल होता है वो बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली होता है, बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली होता है, ठीक है। तो ऐसे वाले स्ट्रक्चर अगर आ जाते हैं तो याद रख लेना। अब जैसे BR है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ रहा है, आप ध्यान से देखो, ऐसे और ये ऐसे जा रहा है, मतलब आपके पास ऑलमोस्ट 60 डिग्री आ रहा है, 60 डिग्री। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आ रहा है ऐसे, और ये ऐसे थोड़ा आगे, यहाँ पे 120 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास 180 डिग्री आ रहा है। तो कम बॉन्ड एंगल तो डाइपोल ज़्यादा, तो ऑप्शन नंबर हमारे हिसाब से ए ही सही हो जाएगा, ठीक है। और एक स्ट्रक्चर आपके पास जेई का पूछा था, बताओ पोलर है या नॉन पोलर है, तो वो भी मैं लिख देना ही चाहता हूँ। यहाँ पे SH था और यहाँ पर भी SH था, तो ये भी आपके पास याद रखो, ये कैसा है, पोलर होता है, ठीक है। यहाँ पर भी नॉन लीनियर स्ट्रक्चर होता है, तो ये चीज़ें आप याद रखें। चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना होगा जो VSEPR थ्योरी होता है ना, शेप के बारे में बताता है, तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन आता है वो किसका आता है, लोन पेयर का रिपल्सन आता है, ठीक है। फिर आता है लोन पेयर, बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आता है, और फिर आता है बॉन्ड पेयर का रिपल्सन आता है, ठीक है। तो ये आपको रिपल्सन याद रखना है। जैसे लोन पेयर का अगर मैं बात करूं तो मान लो अपने पास है H2O, हम ले लेते हैं H2O, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 लोन पेयर हो जाएगा। जैसे NH3 ले लो तो यहाँ पे लोन पेयर आ जाएगा और बॉन्ड पेयर आ जाएगा। देखो बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है। और बॉन्ड पेयर अगर देखोगे तो मैं बोलूँगा CH4 आप ले लो, है ना, कोई लोन पेयर नहीं है, केवल बॉन्ड पेयर है, तो ये आ जाएगा। तो आप ये रिपल्सन याद रख सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन मैच करा लो, C होगा। चलो आगे। अब देखो शेप और ज्योमेट्री में डिफरेंस होता है। जब शेप बताते हैं तो लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते, शेप में लोन पेयर नॉट इंक्लूडेड, लोन पेयर नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रख लो। अब हमें बोला क्या है, विच ऑफ फॉलोइंग शेप्स डज नॉट डिस्क्राइब एनी ऑफ द मॉलिक्यूल। चलो SO2 का निकाल लेते हैं। तो देखो SO2 का अगर स्टेरिक नंबर आपसे हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो ये आ जाएगा sp2, क्योंकि 6 है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सल्फर का, और ये आपके पास sp2 आ जाएगा। और लोन पेयर यहाँ पे निकाल लो, लोन पेयर निकालेंगे तो 0 लोन पेयर आ जाएगा, है ना। तो SO2 लोन पेयर 0 मतलब बेंट हो जाएगा, है ना। ये आपके पास कुछ ऐसे दिखेगा, सॉरी लोन पेयर 1 आएगा ना, लोन पेयर 1 आएगा, और लोन पेयर को ऐसे दिखाएंगे तो शेप इसका बेंट हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। पूरा मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया हुआ है, ये आप देख सकते हो, पूरा केमिकल बॉन्डिंग है। मैं शेप के बारे में आपको एक बार यहीं पे दिखा देता हूँ, है ना, टाइम बचेगा वहाँ पर लिखने से, क्योंकि सारी चीज़ें शेप के बारे में है। तो 250 पेज का ही केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया हुआ है। आपको ज़िंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा अगर इसे देख लेते हो तो। और मैं कहूँगा ये भी आप देख लो, हाइब्रिडाइजेशन जो स्टेरिक नंबर निकालते हो, अगर sp है तो उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, तो आप सभी याद रख सकते हो, है ना। अभी आएगा क्वेश्चन इस पे वैरायटी। तो अगर sp3d है तो कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं, सब कुछ यहाँ पे लिखा गया है। ये एक्सेप्शनल केसेज है जहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन सॉलिड स्टेट में ऐसे एग्जिस्ट करता है, तो ये वाले आप देख सकते हो।
कभी पी पाई डी पाई बॉन्ड निकालना होता है तो ये ट्रिक है। अगर मान लो sp हाइब्रिडाइजेशन है ना, तो जितने पाई बॉन्ड होते हैं सब में सारे पी पाई होते हैं। अगर sp2 है तो पहला वाला पाई बॉन्ड तो पी पाई होगा, बाकी सभी पी पाई डी पाई। इसी तरीके से अगर ये है तो सब में पी पाई डी पाई होते हैं। जैसे यहाँ पे समझा देता हूँ शेप। देखो अगर स्टेरिक नंबर 2 है तो ज्योमेट्री तो आपके पास लीनियर आएगा, शेप आपके पास लीनियर ही होगा। sp2 के केस में कोई लफड़ा नहीं। अगर sp2 है तो इसका क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। लेकिन अगर शेप बताना है, अब शेप में क्या, अगर मान लो एक लोन पेयर है तब तो आपके पास लोन पेयर को हाइड कर लो, लोन पेयर को हाइड कर लो। ये कैसा दिख रहा है, बेंट दिख रहा है, तो एंगुलर बेंट या वी शेप बोलते हैं इसे। अगर 0 लोन पेयर है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही हो जाएगा शेप, स्टेरिक नंबर 3 के केस में। अगर स्टेरिक नंबर 4 है, ठीक है, तो ज्योमेट्री तो आपके पास ऑलवेज टेट्राहेड्रल हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास एक लोन पेयर है तो इसको हाइड कर लो। कैसा दिख रहा है, पिरामिडियल टाइप का ये दिख रहा है। 2 लोन पेयर है तो ये बेंट शेप हो गया, एंगुलर बेंट वी शेप हो गया। अगर मान लो 5 स्टेरिक नंबर है तो शेप क्या हो जाएगा, 0 लोन पेयर तो मतलब ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल ज्योमेट्री। एक लोन पेयर है तो लोन पेयर को यहाँ पे लगाते हैं और ये ओपन लाइक बुक स्ट्रक्चर है, सी सॉ बोलते हैं। 2 लोन पेयर है अगर sp3d में तो ये टी शेप दिख रहा है, इसको हाइड कर लो। देखो टी नहीं दिख रहा है, टी शेप। और 3 लोन पेयर है, इसको हाइड कर लो, ये लीनियर दिख रहा है तो लीनियर हो जाएगा। ठीक है, आप देख लो इसको। अगर sp3d2 है स्टेरिक नंबर 6 में तो एक लोन पेयर है तो स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं, इसको हाइड कर लो तो स्क्वायर पिरामिड टाइप ये दिखता है। 2 लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर जैसा ये दिखता है। ठीक है, और 0 लोन पेयर है तो ऑक्टाहेड्रल। अब देखो स्टेरिक नंबर अगर 7 है तो ज्योमेट्री पेंटागोनल बाई पिरामिडल होता है। अगर 0 लोन पेयर तो पेंटागोनल बाई पिरामिडल। एक लोन पेयर है तो डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और 2 लोन पेयर है तो पेंटागोनल प्लेनर। ये तभी अप्लाई करना जब फ्लोरीन हो, जब हैलोजन क्या हो, फ्लोरीन हो। अगर मान लो स्टेरिक नंबर 7 ही है, हैलोजन की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आ गया तो ज्योमेट्री और शेप दोनों ऑक्टाहेड्रल हो जाते हैं। ये थोड़ा एक्सेप्ट आप यूनिक केसेस हैं, आप याद रख लो। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हो, पूरा वीडियो है ना। चलो आगे आते हैं। अब SF4 का अगर निकालेंगे तो SF4 आप निकालोगे तो इसका सीसॉ आ जाएगा। अगर स्टेरिक नंबर निकालते तो आ जाएगा sp3d आ जाएगा, और स्ट्रक्चर हम बनाएंगे तो SF4 है। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है सीसॉ। एक लोन पेयर आएगा, चाहे तो आप निकाल के चेक कर लो, मैंने हाइब्रिडाइजेशन बताया आपको। CLF3 का आप निकालोगे तो ये टी शेप आ जाता है। ठीक है, CLF3 का टी शेप आ जाएगा। ये कुछ ऐसे दिखता है F, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको एक्सियल पे ही रखते हैं। बेंट शेप रूल होता है एक, है ना। और आपके पास क्या हो गया, हाँ, BRF5 स्क्वायर पिरामिडियल होता है। BRF5 क्या होता है, स्क्वायर पिरामिडियल होता है। स्टेरिक नंबर चाहे तो आप निकाल के चेक कर लो, है ना। क्या हो जाएगा, 7 5 12 मतलब 6 आ जाएगा। 6 मतलब sp3d2 और लोन पेयर 1 आ जाएगा। लोन पेयर को तो काउंट करना नहीं है, इसलिए स्क्वायर पिरामिडियल हो जाएगा, अभी मैंने आपको बताया। और XGF4 का निकालोगे तो ये भी आपके पास 8 4 12 sp3d2 ही आएगा। बस फ़र्क कितना है, लोन पेयर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अगर BRF5 का आप बनाते हो तो कुछ ऐसे दिखता है। देखो स्क्वायर पिरामिडियल अभी आप देख के आए हो, ठीक है, और लोन पेयर 1 दिखा देंगे। और अगर XGF4 का बनाते हो तो ये स्क्वायर प्लेनर हो जाता है। ठीक है, ऐसे 2 लोन पेयर आ गए। स्टेरिक नंबर सेम है लेकिन इस लोन पेयर को काउंट नहीं करना, तो ये स्क्वायर प्लेनर जैसा दिखता है, ऐसे 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 स्क्वायर प्लेनर। समझ आ रहा है आपको, तो ये हो गया। तो आप मैच करा लो, ऑप्शन कौन सा नहीं है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडियल आपके पास नहीं होगा शेप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो इसमें आपसे पूछा है नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और लोन पेयर NO3-। तो NO3 का आप सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लो, NO3-। तो अपने पास कुछ ऑक्सीजन ऐसा दिखेगा। ठीक है, और NO3- है तो ये कुछ ऐसे बना लेते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ पे देखेंगे बॉन्ड पेयर तो 4 बॉन्ड दिख रहे हैं साफ साफ। तो बॉन्ड पेयर आपके पास कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर तो आपके पास 4 हो गया। और अगर नाइट्रोजन पे लोन पेयर देखोगे, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन, पेयर ऑन नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। भाई 0 ही लोन पेयर आएगा ना, तो लोन नाइट्रोजन की ही बात हो रही है। ठीक है, वहाँ पे तो बस ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब ये वाला देखते हैं भाई, तो इसको निकाल लेंगे ICl2-। तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे, स्टेरिक नंबर अपने पास आ जाएगा 1/2। हैलोजन जो होते हैं उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, एक नेगेटिव चार्ज है तो उसको ऐड कर दो। 2 मोनोवैलेंट एटम है हैलोजन, ऐड कर लो तो 7 3 10 मतलब 5 आ गया, मतलब sp
3D आ जाएगा। लोन पेयर निकाल लो ट्रिक से। लोन स्टेरिक नंबर 5 है, साइड एटम 2 है, लोन पेयर कितना आ गया 3। तो अगर स्टेरिक नंबर 5 लोन पेयर 3 तो शेप कैसा हो जाता है, लीनियर हो जाता है, शेप आपके पास लीनियर आ जाता है ये कंडीशन में। Br(F2) पॉजिटिव, यहाँ पे निकालेंगे स्टेरिक नंबर क्या हो जाएगा 1/2 हेलोजन 7, एक पॉजिटिव चार्ज है माइनस करना है, 2 हेलोजन ऐड करना है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 2 मतलब 7 2 9 1 8 मतलब 4 हो जाएगा, है ना, 4 ही हो जाएगा। तो ये आप निकालोगे आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन लोन पेयर हम निकालेंगे तो लोन पेयर अपने पास क्या आ जाएगा 4 - 2 आ जाएगा। और 4 - 2 आ गया तो इसका अगर हम शेप देखेंगे तो शेप ये एंगुलर हो जाएगा, बेंट या एंगुलर बोल लो, एंगुलर बोल लेते हैं इसी को, एंगुलर गिवन है तो एंगुलर लिखते हैं, इसी को बेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ClF4-, यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो ये अपने पास हो जाएगा 1/2 और ये 7 + 1 + 4 तो ये हो जाएगा 6 आ जाएगा। और लोन पेयर निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा ClF4 6 - 4 मतलब 6 - 4 कर लो, 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो अगर इसका हम देखते हैं 2 लोन पेयर आ गया तो इसको हम, तो ये अपने पास स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। 2 लोन पेयर अभी ऊपर हमने किया था। और AlC4- तो यहाँ पे हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर तो ये क्या हो जाएगा 1/2 और ये एल्यूमिनियम मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। और Cl4 है, AlCl4- है ना, तो एक पॉजिटिव हो जाएगा और 4 अपने पास हो जाएगा। तो 4 1 5 3 8 मतलब 4 हो गया। और लोन पेयर निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 मतलब ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल है, कंप्लीट टेट्राहेड्रल। तो आप मैच करा लो, देख लेते हैं फर्स्ट का कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट का लीनियर तो फर्स्ट का फर्स्ट ही रहने देते हैं। सेकंड का कहाँ पे जाएगा Br(F2) एंगुलर पे जाएगा, है ना, 5 एंगुलर पे गया। और ClF4- का कहाँ पे निकाले स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे जाएगा। और ये कंप्लीट टेट्राहेड्रल, तो धोखा मत खाना। कौन सा मैच खा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 खा रहा है, देख लो एक बार, है ना, C का 4 और D का, ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो आगे देखते हैं। अब ये तो एकदम बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। SF4 भाई जल्दी निकालो। हाइब्रिडाइजेशन इसका sp3 अब डायरेक्ट निकाल रहा हूँ मैं, sp3d CF4 4 4 8 मतलब 4 हो जाएगा। और लोन पेयर निकाल लो, लोन पेयर मतलब क्या आ जाएगा 5 - 4 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसका लोन पेयर निकालोगे 4 - 4 साइड एटम स्टेरिक नंबर माइनस साइड एटम 0 1 0 और XgF4 तो ये आप स्टेरिक नंबर इसका निकालिए 8 4 12 मतलब 6 आ गया। और लोन पेयर निकालोगे तो कितना हो जाएगा 6 - 4 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। तो विच ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ मैक्सिमम ओवरलैप्ड एरिया बिटवीन न्यूक्लियस, तो ये 2s है तो इसको देख लेते हैं। तो ये अपने पास कुछ ऐसा ओवरलैपिंग करेगा, है ना, ये हो गया। और 2p को अगर हम बना लेते हैं तो कुछ ऐसा ये करेगा, ये ऐसा, और ये बिटवीन न्यूक्लियस तो ये हो जाएगा, हाँ। और 2sp अगर देखेंगे 2s2p देखेंगे तो ये अपने पास क्या हो जाता है ऐसे, इसमें तो कुछ अच्छा सा ओवरलैपिंग ही नहीं होगा, ये तो मतलब 2s, ये तो गंदा। तो अगर मैक्सिमम एरिया देखा जा रहा है तो यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी ओवरलैपिंग हो रहा है, तो आई थिंक यही हो जाएगा, है ना। और अगर मैक्सिमम स्ट्रेंथ पूछता है ना तो PP का ज़्यादा हो जाता है, फिर PS का ज़्यादा हो जाता है, फिर SS नॉन डायरेक्शनल होते हैं उसका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो अब SF5 जो है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, अगर हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडियल, तो कौन से ऑर्बिटल यूज होते हैं SPX, इसमें ना वो लिस्ट आप जाके देख लो। PZ और क्या हो जाएगा DZ², दिखा देता हूँ, देख लो, ये यही था ना भाई, sp3d कहाँ गया, ये वाला, यही यूज होता है, तो सबका लिखा गया है, याद रख लो। चलो तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कर लेना, D सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा था पिपरिडीन में, तो अगर इस स्ट्रक्चर में हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो ये और होता है सिग्मा बॉन्ड लोन पेयर को देखते हैं। अगर मान लो स्टेरिक नंबर ऐसे निकलता है, ये 2 है तो sp है, 3 है तो क्या है sp2 है, 4 है तो sp3 है। और ट्रिक ये कहता है अगर मान लो केवल
ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन के लिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो sp3, डबल बॉन्ड है तो sp2 डायरेक्ट, और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। ठीक है, ये फॉर्मूला बता दिया, ये ट्रिक बता दिया, लेकिन ट्रिक कहीं यहाँ पे मत लगा देना। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड देख के आप बोलोगे sp2, नहीं, गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, sp लगातार डबल बॉन्ड आ जाएगा तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा, लोन पेयर 0, तो कितना आ जाएगा, sp आ जाएगा। ठीक है, बाकी कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन नहीं है, पिप्रिडीन में नाइट्रोजन है। तो यहाँ पे आपके पास देखो लोन पेयर कितने हैं, 1 लोन पेयर है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, टोटल कितना हो जाएगा, 4, मतलब sp3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है। कॉस थीटा क्या होता है ऐसे केसेस में, पर्सन इक्वेटोरियल के लिए p-1/p होता है। ठीक है, अब आपको बनाना आना चाहिए। अगर मान लो अपने पास इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड दिखाना है तो ये अपने पास क्या होता है, अगर यहाँ पे देखोगे तो ये अपने पास एक्सियल है, इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है, इक्वेटोरियल है। तो इनके बीच में, एक्सियल के बीच में 90 डिग्री है, और उनमें कितना है, 120 डिग्री है। तो कॉस थीटा हमें इक्वेटोरियल के लिए अगर हम निकाल रहे हैं तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, p-1 हो जाएगा। तो कॉस थीटा 120 की वैल्यू 1/2, और ये p-1 ये p हो जाएगा। हम सॉल्व करेंगे, p = 1/3 हो जाएगा। परसेंटेज निकालना था तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर लो, तो ये आ जाएगा 33.3%। तो इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो अगर इसमें आप देखते हो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछा है, तो वैसे तो अगर बॉन्ड लेंथ की बात करेगा तो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा होता है, पहले सिंगल, फिर डबल होता है, और फिर ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो जो छोटी लकड़ी है भाई वो जल्दी नहीं टूटती, वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा। ये मैंने स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड हो जाएगा, समझ आया, तो ये हो जाएगा सिंपल। तो यहाँ पे इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना। आपको ये क्या होता है, ये वाले जो कार्बन दिख रहे हैं आपको, ये sp है, ये क्या है, sp है ना। यहाँ पे 2 ही सिग्मा बॉन्ड हम काउंट करते हैं, और ये वाले जो सारे दिख रहे हैं ये sp2 है, ये भी अपने पास क्या है, sp2 है, और ये भी अपने पास sp2 है, ये भी अपने पास sp2 है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, आपको ये एक ही बेंजाइन है तो इसको आप याद रख लो। मैं कहूँगा बाकी आपको हम इसको अगर जानने की इच्छा है तो आप हमको मैसेज करना, हम डिटेल में कहानी इसकी समझा देंगे, पूरी मैकेनिज्म। ठीक है, ओके, आइए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये है, बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको कैसे समझते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, SiH3 है, तो SiH3 को हम ऐसे ही लिख लेते हैं, SiH3, और यहाँ पे बॉन्ड बना हुआ है नाइट्रोजन का और कार्बन है CO, हम इसको ऐसे दिखा देते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, एक दूसरा जो कंपाउंड है CH3N और CO है ना, NCO है, हम इसको इस तरीके से दिखा देते हैं। तो नाइट्रोजन पे अपने पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखो तो जो सिलिकॉन होता है उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो लोन पेयर अपना इसको डोनेट कर सकता है, यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा, बैक बॉन्डिंग होगा, ध्यान से देखना। और ये अपने पास एक बॉन्ड और है यहाँ पे, है ना, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इसको पूरा ही बना के लिख देते हैं, ऐसे होगा, और यहाँ पर भी इस तरीके से होगा। तो ये जैसे ही बैक बॉन्डिंग कर लिया तो लोन पेयर तो इन्वॉल्व हो गया बैक बॉन्डिंग में, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गया, चला गया। तो अगर जब आप स्टेरिक नंबर यहाँ पे निकालोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर आपके पास कितना है, लोन पेयर काउंट करोगे 0 है, तो आपके पास आ जाएगा 2 आ गया। 2 मतलब sp मतलब क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। ये भी हमने डिस्कस किया है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग पॉसिबल किसको डोनेट करेगा, वैकेंट ही नहीं है, यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट है, और कार्बन के पास वैकेंट भी नहीं है कुछ, ऑक्टेट कंप्लीट है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल भी नहीं है, तो डोनेट कहाँ करेगा, तो यहाँ पे नो बैक बॉन्डिंग, नो बैक बॉन्डिंग। और जब बैक बॉन्डिंग नहीं होगा तो लोन पेयर पूरा का पूरा बचा है। तो सिग्मा बॉन्ड 2 है और एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे टोटल स्टेरिक नंबर 3 आ गया, जो कि sp2 है, sp2 मतलब नॉन लीनियर है। तो केवल जो सेकंड वाला हो जाएगा वही क्या है, नॉन लीनियर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा।
तो बैक बॉन्डिंग कब होता है? कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग ये मैंने पूरा वहाँ पे बताया हुआ है केमिकल बॉन्डिंग में, है ना। कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग क्या होता है? आपके पास ए है और कोई बी है, इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है? बैक बॉन्डिंग होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन है, जब आप PCl5 को देखते हो ना, तो ये एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि फॉस्फोरस जो होता है इसके पास क्या है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, जिससे ये क्या कर सकता है? दैट कैन अलाउ टू इट एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल, है ना। वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, डी यहाँ पे लिख लो, डी ऑर्बिटल। तो इसलिए ये अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। अब NCl5 के पास है ना, डू नॉट हैव डी ऑर्बिटल, डू नॉट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो कहाँ पे एक्सपेंड करेगा? कहीं नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए हमारे पास ये केवल नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बना पाता है, और कभी कभी 4 भी हो जाता है, लेकिन 5 नहीं बना पाता। 5 ये फास्फोरस बना पाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चाहे तो आप एक लाइन और यहाँ पे लिखना चाहो। वैकेंट डी ऑर्बिटल है, दैट अलाउ इट टू एक्सपैंड इट्स वैलेंस शेल and form 5 bonds, ठीक है, सिंपल। अब इसको देखेंगे तो हम BF3 का अगर देखेंगे और NH3 एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे ये वाला इसके पास लोन पेयर है, तो ये वाला इसके वैकेंट ऑर्बिटल में दे देता है। तो आपके पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आता है BF बना देते हैं, BF है ना। और कौन डोनेट कर रहा है? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखता है, NH और ये क्या हो जाएगा? NH हो जाएगा। अब ये डोनेट किया तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाता है? पॉजिटिव। कुछ इस तरीके से दिखता है। तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आप निकालोगे तो ये आ जाएगा sp2, स्टेरिक नंबर्स निकाल लो। यहाँ पे निकालोगे आ जाएगा sp3 आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे भी sp3 दिख रहा है और यहाँ पर भी sp3 दिख रहा है, समझ आया। तो हाइब्रिडेशन ऑफ बोरॉन तो चेंज हो गया, बोरॉन के यहाँ पे sp2 था, यहाँ पे क्या हो गया? sp3 हो गया। नाइट्रोजन का तो सेम था। और कभी भी अगर मान लो NH3 है तो इसके पास क्या है? लोन पेयर है। तो अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो वो लेविस बेस का काम करता है। वो क्या होता है? लेविस बेस का काम कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये हो जाता है। और कोई इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है तो लेविस एसिड का काम करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला सवाल है, बढ़िया एकदम। कैसे सॉल्व करोगे? हम पहले बना लेते हैं, है ना। अब ये सवाल बहुत सिंपल है, गलत नहीं करना। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था, तो किसका पूछा था? फर्स्ट एंड सेकंड, ये लिखा भी था, फर्स्ट और सेकंड का पूछा था। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है। 2 सिग्मा मतलब sp हो गया। और यहाँ पे आप निकालोगे तो 3 सिग्मा है, एक हाइड्रोजन वाला भी है। चाहे इसको आप हाइड्रोजन को ऐसे दिखा दो और आपको थोड़ा सा क्लैरिटी दिखेगा। तो 3 सिग्मा है, लोन पेयर 0 है। तो ये क्या है आपके पास? sp2 हो जाएगा। तो sp और sp2 हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। अब ये है बॉन्ड ऑर्डर की कहानी। ऐसा ट्रिक है, वैसे तो डेडिकेटेड वीडियो है ही, 10-15 मिनट का देख लो सब हो जाएगा, पर यहीं पे मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक क्या होता है। बॉन्ड ऑर्डर सारी चीज़ें सीख लो। बॉन्ड ऑर्डर का ट्रिक, पहली चीज़ है आप 14 अगर 10 to 20 इलेक्ट्रॉन है, 10 to 20 इलेक्ट्रॉन है, तो आप 14 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन लिखते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन को आप याद रख लो। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं बॉन्ड ऑर्डर। 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। बाकी अगर आपसे कुछ भी पूछता है 15 का, अगर ऊपर गए
तो 0.5 घटाते जाओ, कितना हो जाएगा 2.5। 16 का पूछ लिया तो क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही 20 इलेक्ट्रॉन तक आप कर लो इसका 1.5। नीचे आओगे तो क्या हो जाएगा 13 का 0.5 घटाते जाओ 2.5। 12 का क्या हो जाएगा 2। ऐसे ही 10 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप इसको याद रखो। और अगर मान लो आपके पास ये ना होके आपको ऐसा बोल रहा है 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, 1 to 9 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मान लो आपके पास ऑड इलेक्ट्रॉन है, मैंने क्या बोला याद रखना, अरे ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हो जाता है 0.5। और अगर इवन इलेक्ट्रॉन है तो जो बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है वो क्या हो जाता है, ये पूरा मैं आपको महाभारत इसमें बता दे रहा हूँ, 1 हो जाता है। ठीक है, एक्सेप्शन क्या है, अगर 4 इलेक्ट्रॉन है और 8 इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 0 हो जाता है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाता है, ये बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, वो डोंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये भी आपसे पूछ सकता है। ठीक, ये हो जाता है। तो ये बॉन्ड ऑर्डर की सारी कहानी मैंने आपको बता दी। फॉर्मूला से आप मत निकालना। अब देखो एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब देखो जैसे कि अपने पास क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड ऑर्डर होता है वो क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ होता है। जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये सब कुछ होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आप कर लो तो आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं क्या पूछा था। बॉन्ड लेंथ पूछा था, तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। O2 में पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो आप। ठीक है, हम लिख लेते हैं O2 प्लस रैंडम लिख लिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 16, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 इलेक्ट्रॉन है। तो आपको 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3 होता है। तो 18 का आप देख लो, 18 का 1 हो जाएगा, 0.5 घटाते जाओ, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर लिखोगे क्या हो जाएगा 1, और 17 का कितना हो जाएगा 1.5, 16 का 2, और 15 का क्या हो जाएगा, 15 का हो जाएगा 2.5। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। तो आप बता दो बॉन्ड लेंथ, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कहाँ हो जाएगा, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा। तो O2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो O2 माइनस एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, फिर O2 माइनस यही हो जाएगा। अब एक चीज़ और क्यों ही बचे उसको भी मैं बता देना चाहता हूँ। अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर आता है, नोट करके लिख देता हूँ, अगर डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है, डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो क्या होता है भाई, पैरामैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है, नॉन डेसिमल बॉन्ड ऑर्डर है तो वो क्या हो जाता है, डायमैग्नेटिक हो जाता है, डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाता है। एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन तो नहीं होता, उसका एक रूल होता है ना, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है और 16 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक। बस मैंने आपको ये जो कहानी बता दिया, आप इससे 50 क्वेश्चन कर सकते हो PYQ के, इतनी सी कहानी में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, N2 के लिए अगर सॉल्व करोगे होमो ल्यूमो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसको तो मैं आपको भी समझा देता हूँ। फिलहाल के लिए आप पहले इसको कैसे सॉल्व करोगे। अगर 14 इलेक्ट्रॉन है आपके पास, N2 आपके पास कितना है 14 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप क्या करोगे, इसको हम भरेंगे तो लिखेंगे सिग्मा 1s2 मॉलिक्यूलर MOT के अकॉर्डिंग, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, और जो इसके बाद आएगा पाई 2py2, और इसके बाद क्या हो जाएगा पाई 2pz2, एनर्जी इनकी बराबर है। फिर सिग्मा 2px2 आता है, इनकी एनर्जी क्या है भाई, बराबर है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया। और उसके बाद क्या आता है, हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना है। फिर एंटी बॉन्डिंग, पाई एंटी बॉन्डिंग 2py1 और पाई एंटी बॉन्डिंग 2pz हो जाता है। और फिर यहाँ पे
सिग्मा स्टार 2p x हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन काउंट करो कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 और 1 13, और ये भी तो है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, 12 2 14, और अपने इसको अपन एक कम हो जाएगा ना, मतलब 14 ही लिखना है। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 हो गए। अब देखो जो लास्ट वाला होता है ना, उसको हम बोलते हैं होमो बोलते हैं, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, तो यहाँ पे देखो लास्ट वाला कहाँ गया, यहाँ गया है, आप देख पा रहे हैं, मैं दिखाता हूँ। ये वाला जो गया है इसी को बोलते हैं होमो बोलते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप होमो आपसे पूछा जाए तो होमो अपने पास यही हो जाएगा, इसी को बोलते हैं होमो। और ल्यूमो क्या होता है, उसके जस्ट आगे वाला, होमो के बाद जस्ट क्या आ जाता है, ल्यूमो आ जाता है। ठीक है, अब देखो लोवेस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मैं कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ आपको, हमने पूरी एमओटी पढ़ाई है तो हम आपको एक एक्चुअल में एकदम समझा देते हैं। देखो ये है, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन 14 या लेस देन 14 हो, है ना, तो आप इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर है। जैसे यहाँ पे देखो सिग्मा वन का हर एक ऑर्बिटल का एक बॉन्डिंग होता है और एक एंटी बॉन्डिंग, तो वन का एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, 2s का एक ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। तो हमें क्या भरना था, ये n2 का ही लिखा गया है, तो देखो हमने भर लिया 2 इलेक्ट्रॉन 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, है ना। तो ये हो गया सीक्वेंस, इसकी एनर्जी इक्वल दिखाई गई है। तो जो होमो होता है कौन सा, सिग्मा 2pz है, इसी को होमो बोलते हैं, समझ आया। तो ये फॉलो करना आप इसको, तो हम आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताएं, मतलब टू द पॉइंट बता दिए चीज़ों को। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो, जैसे O2 का है, तो हम इसको यहाँ भी इंटरचेंज, देखो यहाँ पे क्या था, सिग्मा 2pz ऊपर था, इसको हम उल्टा कर देंगे बस। तो यहाँ पे देखो सिग्मा 2pz नीचे और इसको ऊपर कर दिए, क्योंकि यहाँ पे sp मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है, तो वो अपन लगाते हैं ना, नो sp मिक्सिंग होता है। तो बस यहाँ पे अगर हम देखेंगे होमो, इलेक्ट्रॉन हमने भर लिए, कितना O2 था, तो मतलब O2 प्लस था, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन थे, तो 15 थे, तो ये अपने पास 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और एक 15 अपने पास यहीं पे आ जाएगा, है ना। तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे होमो अपने पास इसमें आ जाएगा, है ना, जो भी आपको गिवन है ये होमो हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं। तो O2 का भी अपन यहाँ पे लिख दें और फिर अपन यहाँ लिख, तो O2 के केस में अगर हम लिखेंगे तो O2 पॉजिटिव था, मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, तो सिग्मा 1s2 सिग्मा 1 स्टार हो गया, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पाई 2p y, अरे पाई 2p z, 15 ही इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा 2p, नहीं गलत, इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे जस्ट चेंज हो जाएगा, तो ये सिग्मा स्टार सिग्मा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिग्मा 2px2 हो गया, और ये पाई p2, ये p2 p क्यों लिख रहा हूँ, लिख लो 2py2 और 2pz2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, p स्टार 2py1 और p स्टार 2pz1, समझ आया। तो होमो आपके पास यही वाला हो जाएगा, लास्ट वाला जहाँ पे भरे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर आपके पास 1 दिख रहा है, इसको कर लोगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बोला है किसका, इक्वल टू हाफ हो जाएगा, तो अभी बता दिया ऑड इलेक्ट्रॉन का 0.5, ये इसका मतलब क्या है 0.5। तो अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन का 0.5 हो जाता है, इवन इलेक्ट्रॉन है तो उसका कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो चलो पहले वाले हम निकाल लेते हैं। पहला ऑप्शन H2 है और H2 है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें कितना है 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, क्योंकि इवन है, और इसका 0.5, ये नहीं होगा। दूसरा देखते हैं He2 पॉजिटिव और He2 है, तो यहाँ पे बॉन्ड 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका भी आपके पास 0.5 और इसका 1, ये भी नहीं होगा। अच्छा 4 का बॉन्ड ऑर्डर तो 0 होता है ना, 4 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर 0। तीसरा एक्सेप्शन वाला He2 है और H2 प्लस है, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 3 इलेक्ट्रॉन, H2 केवल H था, H2 प्लस था, तो ये 4, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 हो गया, और ये H2 मतलब
एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसका 0.5 हो गया। एक ही ऑप्शन बचता है अब आपके पास, H2+ है और क्या है, He2+ है। इसका 1 इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि पॉजिटिव है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये 3 इलेक्ट्रॉन, 3 दोनों का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 0.5, क्योंकि ऑड है। तो बस ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, 4th। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना था, तो देख लेते हैं भाई। N2 के बारे में बात कही है, N2 और N2+ है, तो हम इसके बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। सारी कहानी इसी से। इसका कितना है, इसका 14 इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। इसका कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 नहीं 13 इलेक्ट्रॉन है, तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 हो जाएगा। बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो उसका ज़्यादा हो जाएगा। बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो इसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली, बॉन्ड स्ट्रेंथ के डायरेक्टली होता है, और स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली होता है, ये भी याद रख लेना, ठीक है। और एक स्टेबिलिटी में एंटी बॉन्ड, अगर बॉन्डिंग में लास्ट इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहा है तो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर मान लो बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं। तो बस ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। आप चाहे तो चेक कर लो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा ना भाई। तो यहाँ पे नोडल प्लेन, जहाँ पे नोडल प्लेन क्या होता है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 हो। नोडल प्लेन क्या हो, ऐसा प्लेन पास करो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी क्या हो भाई, 0 हो। ऐसा प्लेन आपको देखना। सिग्मा 2s में अगर देखोगे तो भाई हर जगह प्लेन पाया जाएगा, है ना, कहीं से ऐसा कुछ खाली दिख ही नहीं रहा है, हर जगह से। तो यहाँ पे नोडल प्लेन तो भाई क्या हो जाएगा, एक भी नहीं है नोडल प्लेन, 0 नोडल प्लेन, 0 नोडल प्लेन। कहाँ से प्लेन पास करोगे, करो, हर जगह तो पूरा एरिया कवर हो रहा है। दूसरा में आप देखोगे π2px, π2px है, तो π2px से पाई बॉन्ड बनाए, तो मतलब अपने पास इसमें भी अगर हम बनाएंगे तो इसको अपन बना लेते हैं ऐसे। एक होगा एक्स एक्सिस में पॉजिटिव नेगेटिव, और एक ऑर्बिटल और होगा, ये ओवरलैप कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या बना देंगे ओवरलैप करके भाई, एक बड़ा ऑर्बिटल बना देंगे, है ना, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो भाई यहाँ पर भी तो नोडल प्लेन आप देख लो ना, क्या है, टू अगर होगा भी, आप सोचोगे भी तो यहाँ से होगा, लेकिन वो हो भी नहीं होगा, है ना। तो इसमें भी आपके पास 2 नोडल प्लेन नहीं होंगे। हाँ, लेकिन अगर आप इसके बारे में सोचते हो एंटी वाले का अगर आप सोचो π*2py, π* मतलब एंटी बॉन्डिंग, मतलब ये पॉजिटिव है, यही तो होता है MOT। उसमें भाई एंटी वाले भी, अपोजिट साइन वाले भी ओवरलैप करते हैं, ये होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव तो कभी कंबाइन नहीं होते ना। तो ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पे आप देखोगे तो ये ऐसा हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे नोडल प्लेन आप देख पा रहे हो कहाँ, ये कि यहाँ से नोडल प्लेन 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और एक यहाँ से भी 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो 2 नोडल प्लेन इसी वाले में जाएंगे, 2 नोडल प्लेन। समझ आया आपको, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब ये एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको अपने केमिकल बॉन्डिंग वाले लेक्चर में भी कराया है, यहाँ पर भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर O2 है, O2 का तो बॉन्ड लेंथ निकालना है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है। O3 का अगर बॉन्ड ऑर्डर आप देखोगे तो O3 का बॉन्ड ऑर्डर अपने पास, O3 का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर अब आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ, कभी ऐसा स्ट्रक्चर हो या इसी को ऐसे बनाते हैं, O और यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। कभी अगर ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल हो गया ना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड, वही सिग्मा बॉन्ड लेना जो रेजोनेंस में जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये नेगेटिव चार्ज इसके साथ रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे आप देखो ये सिग्मा बॉन्ड इन्वॉल्व है रेजोनेंस में, एक वाला। तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके पास, 2, पाई बॉन्ड तो एक है ही, टोटल कितने आपके पास सिग्मा बॉन्ड है, 2, तो ये आ जाएगा 3/2 आ जाएगा, समझ पा रहे हो। और 3/2 मतलब कितना आ गया, 1.1 बचा 1.5, तो इसका 1.5 आ जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर जो होता है बॉन्ड लेंथ के क्या होता है, इन्वर्स होता है। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गया, O3 का बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा हो जाएगा O2 से, और ऐसा ऑप्शन कोई भी मुझे दिख नहीं रहा, आप चाहे तो चेक कर लो। तो ऑप्शन ये भी क्या नहीं हो सकता, हाँ ये हो सकता है, लेकिन याद रख लेना H2O2 में अगर आप निकालोगे, H2O2 में ये परऑक्साइड है, परऑक्साइड में हम क्या निकालते हैं, O2 2- होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड
है, ठीक है। तो O2 माइनस, यहाँ पे जो 16 2 18 हो जाएंगे, और 18 का आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हो कितना होता है, 1 होता है। ये 18 इलेक्ट्रॉन और इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, तो इसलिए यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा, ठीक है ऑर्डर। तो आई होप आपको याद रखना है, ये वाला भी आप याद रख लेना, ये कैसे कब निकालते हैं ना, जैसे PO4 3 माइनस SO3 माइनस में ये वाला रूल को अप्लाई करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्लियर हो गया, 1 सही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पैरामैग्नेटिक पूछ लिया, चलो देख लेते हैं। O2 माइनस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के लिए देखो 16 और एक 17 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1.5। ये कैसा है, डेसिमल है, डेसिमल है, मतलब डेसिमल मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, हो गया। एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाते हैं जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हो, तो ये हो जाएगा। और एक्सेप्शन आपको याद है, O2 क्या लिखो, मैं तो ऐसे बोलता हूँ 16 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है तो ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होते हैं, बाकी जगह ये कॉन्सेप्ट लगा लेना। तो ऑप्शन नंबर ए ही हो गया, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो आगे चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, बहुत देर से एक ही कलर मैं यूज कर रहा हूँ। चलो इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल नॉन एग्जिस्टेंट अकॉर्डिंग टू MOT। तो बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर 0 मतलब डजेंट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तो अगर मान लो पहला है H2 माइनस है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। 2 आ जाएगा O2 माइनस कितना हो जाएगा, 17 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, 1.5 है ना। और तीसरा निकालेंगे, नहीं 7, हाँ 1.5 He2 मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, याद आ गया एक्सेप्शन, 0 बॉन्ड ऑर्डर, यही हो गया ऑप्शन सही। चौथा भी चेक कर लेते हैं, हम लिख लिए हैं तो इसका कितना हो जाएगा, ये बॉन्ड ऑर्डर ही मैंने लिख दिया डायरेक्ट। O2 मतलब 15 इलेक्ट्रॉन, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2.5। तो इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, बस यही एग्जिस्ट नहीं करेगा, डजेंट एग्जिस्ट, ठीक है। और याद रख लेना 8 इलेक्ट्रॉन हो, उसका भी जो बॉन्ड ऑर्डर होता है 0 होता है, वो भी एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो बॉन्ड ऑर्डर आ गया ना, मैंने बोला था आपको ये मैंने हर वैरायटी ही ले लिए हैं, सो दैट आपको कभी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, तो आप देखोगे ये वाला भी रेजोनेंस स्टेबलाइज है, रेजोनेंस में जा रहा है ना। रेजोनेंस कैसे होता है, मैं एक बार रेजोनेंस भी बना के दिखा देता हूँ। ये वाला थर्ड एटम पे जाता है, डबल बॉन्ड इधर आ जाता है, तो O नेगेटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा ये। फिर से आप देखोगे ये वाला इधर जाएगा और ये वाला इधर आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा ऐसे, और O नेगेटिव, और ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो सारे सिंगल बॉन्ड इन्वॉल्व है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड प्लस पाई बॉन्ड डिवाइड बाई सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है इन्वॉल्व हो जाए, 3, पाई बॉन्ड 1 है, डिवाइड बाई 3। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालो 1.33 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर किस में 2 होगा, अंडरलाइन कर लो। बॉन्ड ऑर्डर हमें निकालना है 2.5, 2.5 मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन चलो देख लेते हैं। जैसे O2 पॉजिटिव है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन, 14 का 3 होता है बॉन्ड ऑर्डर, तो 15 का कितना हो जाएगा, 0.5 घटा दो, 2.5 हो गया। NO में निकालोगे 8 7 15, ये भी 15 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2.5। NO2 पॉजिटिव हो जाएगा, NO2 पॉजिटिव अगर हम निकालेंगे तो नाइट्रोजन का 7 होता है, और 7 6 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 13 का भी 2.5 हो जाएगा, है ना। आपको पता है 14 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 3। 15 का इलेक्ट्रॉन निकालोगे 0.5 घटा दो, 2.5। 16 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 17 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे कितना हो जाएगा भाई, 1.5। 18 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो भी कितना हो जाएगा, 1। 19 इलेक्ट्रॉन का निकाल लो 0.5, और 20 इलेक्ट्रॉन का भी निकाल लो, कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। 13 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 2.5। 12 इलेक्ट्रॉन का निकालोगे तो कितना, लीडर अपना कौन है, ये है लीडर, 2 हो जाएगा। 11 इलेक्ट्रॉन का 1.5, 10 इलेक्ट्रॉन का ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो याद रख लेना। और एक बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, वो भी लिख ही देता हूँ, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 स्टार से, इससे भी निकलता है बॉन्ड ऑर्डर, तो कंफ्यूज मत होना।
CN देख लेते हैं, CN है 7 6 13 हो जाएगा। तो ये भी अपने पास कितना हो जाएगा 2.5। ऑप्शन नंबर 1 ही सही है, आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलो, अगर नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा भाई, सिंपल सी बात है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब अनस्टेबल। चलो आगे बढ़। तो देखो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो हो जाएगा, कितना अच्छा ओवरलैपिंग होता है ना। करेक्ट ऑर्डर ऑफ सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रेंथ अगर आपको निकालना हो तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है तो हमेशा याद रख लेना 2p हो जाता है ना। और 2p हो गया, उसके बाद अगर इफ़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सब में 2 ही है और उसके बाद अपने पास s 2p हो जाएगा और उसके बाद 2s हो जाएगा। और सबसे वो तो बड़ा साइज बढ़ गई तो ओवरलैपिंग अच्छा नहीं हो जाएगा, इसलिए 3s हो जाएगा ना। व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम, व्हेन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है तब आप ये अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो जितना अच्छा ओवरलैपिंग उतना अच्छा स्ट्रेंथ हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा नेक्स्ट। तो देखो यहाँ पे वैसे p/d/, बैक बॉन्डिंग क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ जल्दी से। देखो OCl2 है और अपने पास क्या है NSiH3 है, SiF4 है और यहाँ पे OSiH3 ट्वाइस है। तो अगर हम देखेंगे ऑक्सीजन के पास क्या होता है वैकेंट p ऑर्बिटल, क्लोरीन के पास d ऑर्बिटल होता है, नाइट्रोजन के पास p ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल, इसके पास d ऑर्बिटल, इसके पास p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल। तो हमारे पास बेसिकली p/d/, क्या होता है, अगर मान लो आपके पास एक मेटल है और एक लिगेंड है, तो अगर हमारे पास मेटल के पास क्या होगा, मेटल वैसे डोनेट करता नहीं है, ये लिगेंड हमारे पास डोनेट करता है भाई, मेटल को डोनेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये मेटल क्या करे, उल्टा इसको दे दे तो इसको क्या बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, बैक बॉन्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑक्सीजन के केस में, तो यहाँ ऑक्सीजन और क्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन के केस में ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ा सा ज़्यादा है, ये तो है ही। तो यहाँ पे जो डोनेशन हो जाता है वो कम हो जाता है, तो इसलिए अच्छा p/d/, बैक बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा, ऑप्शन नंबर OCl2 हो जाएगा, ठीक है। बाकी हम इस पर कभी डिस्कस में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलो आगे देखते हैं। देखो अगर कभी हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ आपको बताना है तो मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, ध्यान से देखो, एक ही चीज़ कहूँगा कि भाई हमेशा याद रख लो, कभी अगर फ्लोरीन है, मान लो अगर कभी फ्लोरीन है, फ्लोरीन के केस में ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ऑलवेज स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ठीक है। अब देखो दूसरा कंडीशन, अगर मान लो अपने पास A है, यहाँ पे क्या है H है और यहाँ पे क्या है B है, तो केस नंबर A, सभी केस मैं डिस्कस कर देता हूँ। अगर A अपने पास क्या है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन वाला ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। केस नंबर 2, अगर मान लो B अपने पास ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है। तो ये आप याद रख लो, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, ऑप्शन फ्लोरीन आ गया मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, नोट करके और लिख लेना। अगर कहीं वाटर मॉलिक्यूल ऐसे है, जैसे मान लो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल ऐसे है, ये अपने पास एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव और इस पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये ऑक्सीजन क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तब होता है जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जैसे फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी कभी कार्बन sp और कभी कार्बन sp भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, है ना। और CCl3 आपको दिख गया तो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। ये कभी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हाइड्रोजन से अगर डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, जुड़ते हैं, तो कहीं हाइड्रोजन दिखता है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑक्सीजन देखा आपको, एक ही मॉलिक्यूल था लेकिन ये करेगा, हाँ इंटर मॉलिक्यूलर करेगा दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग, ठीक है। और एक क्या होता है, इंट्रा मॉलिक्यूलर होता है। जैसे यहाँ पे देखो विदिन अ मॉलिक्यूल ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो उसको इंट्रा बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखो NO2 है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे O है, H है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है तो इसको क्या बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलते हैं, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं,
ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है कंपेयर टू इंट्रामॉलिक्यूलर। तो ये सारी चीज़ें आप याद रख लो, मैक्सिमम चीज़ें हम आपको कोशिश कर रहे हैं बता दें। अब जैसे यहाँ पे देखो वही कंपाउंड आ गया जो अभी मैंने आपको बोला था। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भाई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी और वोलेटिलिटी इन वेपर फेज अगर बात करें, वोलेटिलिटी इन वेपर फेज अगर बात होता है, वेपर फेज, तो उसमें क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंट्रा हो जाता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो बस ऑप्शन अगर देख लो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इंट्रामॉलिक्यूलर हो रहा है क्योंकि दूर दूर है भाई ऊपर, और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर हो रहा है। सॉरी गलत कर दिया, यहाँ पे क्या हो रहा है, विद इन, यहाँ पे इंट्रा हो रहा है और यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटर हो रहा है ना, इंटर हो रहा है। तो कौन सा ज़्यादा हो जाएगा, क्या पूछा है, वेपर फेज, वेपर फेज में आपको वोलेटिलिटी की बात किया है तो इंटर, हाँ इसमें अपने पास क्या हो जाएगा, इंट्रा और इंटर। तो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर इज एक्सपेक्टेड टू हायर देन दैट ऑफ फर्स्ट। तो हाँ, तो अगर अपने पास इंट्रा हो रहा है यहाँ पे, तो इंट्रा का जो वोलेटिलिटी होता है भाई वो ज़्यादा हो जाता है। सही है, ऑप्शन नंबर यही सही हो गया। समझ आया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड, आपको याद रख लेना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊँगा फिर से। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कहाँ पे किस तरीके की बॉन्डिंग होती है। अगर मान लो B2H6 है, तो देखो ये तो मैं यहाँ पे डिटेल में डिस्कस किया हूँ। B2H6 में अगर आप देखोगे sp3, ये वाला sp3 इन्वॉल्व होता है हाइड्रोजन का, केवल देखो एक्सियल ओवरलैपिंग है तो sp3 होता है। तो B2H6 में क्या होता है, sp3s होता है। ठीक है, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, आप अच्छे से देख लो, इसमें भी आपके पास सारे सिंगल ही बॉन्ड दिख रहे हैं। बाकी MgH2 में भी ये आप देख लो किस तरीके की बॉन्डिंग है, ये भी इधर ही जा रहा है, सिग्मा बॉन्ड ही है। पॉलीमर स्ट्रक्चर होता है BeCl2 का। ठीक है, और ये कैसे, मैं आपको इन शॉर्ट दे देता हूँ। देखो अगर आपके पास साइड एटम हाइड्रोजन और मिथाइल है, जैसे BH2, MgH2, Al2 ये वाले हैं, तो आपके पास 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन होता है। और अगर ये वाले हैं तो यहाँ पे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आपको डिटेल में यहाँ पे देखना पड़ेगा, ये हम उसको बात कर लेते हैं अभी। तो देखो आपको क्लियरली अभी मैंने दिखा यहाँ पे B2H6 का जो बॉन्डिंग होता है, B2H6 का वो कैसा होता है, B है ना, बनाना टाइप बॉन्डिंग होता है, BH H होता है। अच्छा, इनके बीच में बॉन्ड एंगल वगैरह भी आता है, वो भी आप याद रख लेना। तो यहाँ पे ये क्या होता है, sp3 होता है और ये S होता है, और ये भी आपके पास क्या होता है, sp3 होता है। तो करेक्ट की बात बोला था तो ये वाला अपने पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो B2H6 वाला हमारे हिसाब से करेक्ट हो जाएगा। चलिए, और सेकेंड वाला भी आप एक बार चेक कर सकते हो, लेकिन एक ही ऑप्शन को हम इंडिकेट कर रहे हैं, सभी को अभी नहीं चेक कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये वाला तो मैं आपको HW देना चाहता था, पर आप बोलोगे अच्छा सर बचने के लिए चले HW, कोई बात नहीं, चलो। तो देखो इसको जब कैटायनिक एनायनिक में तोड़ेंगे तो ClO2 पॉजिटिव हो जाएगा, पर मैं अब चाहता हूँ अब आप HW करके बताओ तो ये हो जाएगा। तो कैटायनिक पार्ट ये हुआ, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, कमेंट करके आप बता दो। ठीक है, अब चलो, अब जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। नीट वाले भाई और फिर जेई वाले भाई दोनों सुने ध्यान से। नीट वाले भाई और बहन और दोस्त जो भी हैं, जो 2025 का पेपर हुआ है नीट का, हमने जो क्वेश्चन कराए थे 2 महीने में 99.9% मैचिंग है, पैटर्न फॉर्मेट बिल्कुल जो उतना भी कर लिया था। और ऐसा नहीं बहुत कुछ करा है, लगभग मैंने 1000 क्वेश्चन के आसपास कराए थे। वो प्रॉपर स्ट्रेटजी था, सुनने में आपको ज़्यादा लग रहा है। मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैंड रिटन दिए थे विद डिटेल सॉल्यूशन ऐसा कि कोई चैप्टर नहीं पढ़ा तो उसका चैप्टर क्लियर हो जाए। अगर जो उसको किया था 10 गेस पेपर दिया था मैंने खुद से बना के, और टॉप 50 ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सारे के सारे क्वेश्चन है। इसका प्रूफ है यूट्यूब पे, आप जाके चेक कर लेना, मैंने डाला है, आप देखो 2 महीने का कंटेंट। और अभी क्या है, कंटेंट रेडी हो रहा है, दिसंबर तक कंटेंट रेडी हो जाएगी। इस बार 5-6 महीने पहले हम दे देंगे। केवल जो उतना ही कर लेगा ना, मैं कोई आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, शॉर्टकट भी नहीं दे रहा हूँ, बस एक एनालिसिस है और कम भी नहीं होगा कंटेंट जो मैंने किया है। और आप प्रूफ देख लो, उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ कि हाँ उतना कर लो,
आप जो पढ़ रहे हो पढ़ते रहो, मैं नहीं बोला उसका इंतजार, पढ़ते रहो, बस वो लास्ट में कर लेना। यकीन मानो कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। और जेई वाले भाई आपके लिए भी मैंने किया था, पर सारे चैप्टर के नहीं कर पाए थे, पर जो कराया वो आया, वो भी आप डला है, आप देख लो, है ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो इस बार जेई नीट दोनों के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है। आप तब तक के लिए कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कोई दिक्कत है, तो मेंटरशिप ग्रुप हमने लॉन्च किया है ना, अपने कुछ स्टूडेंट के कहने पे। 1990 रुपीज़ है। आप अगर अफोर्ड कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। पर मैं आपको कहूँगा अगर अफोर्ड कर सकते हो तो दे देना, क्योंकि अपन मेहनत कर रहे हैं तो अपन भी एक्सपेक्ट करते हैं कुछ। हाँ, वहाँ पे पीडीएफ वगैरह आपको वहीं पे सब कुछ मिलता है, जो भी केमिकल बॉन्डिंग वगैरह पे दिखा है। आप हमसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है बता सकते हैं, हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं, कैसे प्रॉपर स्ट्रेटजी देते हैं, आपको टास्क देते हैं क्या करना है, कितना महीने में क्या क्या कैसे। और कोई भी टेंशन तो आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो आप लिंक व्हाट्सअप का दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम भी लिंक है, व्हाट्सअप में मैसेज कर देना तो बता दूंगा कहाँ पैसे देने हैं, कैसे देने हैं। और फिर मेंटरशिप का जो ग्रुप है वहाँ पे आपको ज्वाइन कर दूंगा, पीडीएफ वगैरह सब कुछ बात हमसे करेंगे, फिर हम आपको प्रॉपर ट्रैक करेंगे कहाँ पे क्या आप गलती कर रहे हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।